जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का एक बार फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। साथ ही साथ अपनी प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं 28 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। अगर चैनल में नए नए हैं मेरे प्रिय साथियों, तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों के लिए डेली करंट अफेयर्स आता है। इसमें सवेरे 6 बजे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर और 8 बजे छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर। तो आप अपनी कंसिस्टेंसी बनाएं और अपनी प्रतियोगी परीक्षा को बेहतर तरीके से बेहतर और नया और बेहतर जो आपका बेहतरीन आयाम दे सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अपना सत्र चालू करते हैं। और फिर से बोलना चाहूंगा मैं, अगर चैनल में नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पहले से अगर चैनल में है तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलो लास्ट टाइम से पहले हम एक पॉजिटिविटी अपने दिमाग में रख लेते हैं, दिमाग में संजोते हैं। चलो आओ ये प्रणय ले कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। मेरे प्रिय साथियों, एकदम सत्य बात है। जिस व्यक्ति के मन में, जिस व्यक्ति के जिंदगी में, जिस व्यक्ति के जीवन दिनचर्या में अगर मजबूरी नामक ये बीमारी है, तो वो अपने आप को हारता हुआ देखेगा, वो अपने आप को लाचार महसूस करेगा और यही कारण है कि सफलता हमें नहीं मिल पाती है। बात में बहुत गहराई है, गौर से सोचिएगा इसको। तो इसीलिए मजबूरी नाम की बीमारी को दूर कर दो और पॉजिटिव रहो, सतत रहो, मेहनत करो, संघर्ष करो और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लो। ठीक है, चलो सतत विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत ने पहली बार सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? पहली बार अंडर 100 रहा है, समझ रहे, टॉप 100 में जो है आपका स्थान रखा है भारत ने। सी ऑप्शन सही होगा। 99 नंबर, 67 रैंक के साथ 99 नंबर पाया है भारत। तो कैलाश ने कहा है सतत विकास सूचकांक 2025 भारत रैंक जो है इनका 99 है और स्कोर 67 है। वेरी गुड कैलाश। रोशनी देवांगन ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। रोशनी देवांगन ने कहा है 99 रैंक 67 नंबर। क्या बात है, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद रोशनी, ऐसे ही कंसिस्टेंसी बनाए रखें बेटा। चलो, हाल ही में संपन्न दूसरी एशियाई स्क्वैश युगल चैंपियनशिप में, मतलब दूसरी एशियाई युगल चैंपियनशिप 2025 में किस भारतीय जोड़ी ने महिला युगल स्क्वैश का खिताब जीता है? तो मैं बता दूं, तीनों प्रारूप में भारत ने अपना झंडा लहराया है इस एशियाई स्क्वैश युगल चैंपियनशिप में, जिसमें अनाहत सिंह और ज्योत्सना चिनप्पा ने शानदार प्रदर्शन किया और स्वर्ण पदक हासिल किया। आइए अगले पेज में देखते हैं एक एक करके। जैसे कि आपको यहां दिखाई दे रहा होगा कि महिला युगल में अनाहत सिंह ने, ज्योत्सना चिनप्पा ने फाइनल में मलेशिया की आइना अमानी और शीन यिंग को कड़े मुकाबले में 2-1 से हराया और स्वर्ण पदक जीता। महिला युगल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बन गई है अनाहत सिंह और ज्योत्सना चिनप्पा की, जो कि आयोजित हो रहा था कुचिंग मलेशिया के एरिना एमास में। ठीक है, उसके बाद मिश्रित युगल में अनाहत सिंह फिर से आ गई और आपका अभय सिंह ने मलेशिया की अमीषा राज चंद्रन को और रेचल ऑर्नोल्ड को हराया है 2-1 से। पुरुष युगल में गत विजेता अभय सिंह और वेलावन सेंथल कुमार ने पाकिस्तान के नूर जमान और नासिर इकबाल की जोड़ी को 2-1 से हराया है और शानदार, जबरदस्त और जोरदार प्रदर्शन किया है। ठीक है, अब आते हैं हम एशियाई स्क्वैश युगल चैंपियनशिप के स्टैटिक पोर्शन में। ये एशियाई स्क्वैश महासंघ के द्वारा संचालित होता है। 1980 में इसकी स्थापना हुई है। कुआलालंपुर मलेशिया में मुख्यालय है और डेविड मुई इसके अध्यक्ष है। यहां तक के प्रश्न पूछने की संभावनाएं रहती हैं। ठीक है, चलें आगे मेरे प्रिय साथियों, आ जाइए। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पे ये रहा। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस स्थान पर अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिणी एशियाई केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो कहां किया है भाई, जल्दी से बताओ आंसर इसका। डी ऑप्शन सही होगा। आगरा उत्तर प्रदेश में आलू केंद्र का दक्षिणी एशियाई केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। आलू जब तक रहेगा समोसे में आलू, ऐसे कोई गाना था, तो वो आप सुन सकते हैं। ठीक है, लेकिन वापस आ जाते हैं हम प्रश्न में। आलू जो है एक कहा जा सकता है कि सब्जियों का राजा है। घर में कुछ ना बने लेकिन आलू जरूर बनता है और व्यक्ति इस आलू के चक्कर में
लोग बाजार जाते हैं तो गुपचुप बनता ही है, चाट बनता ही है ना। तो आलू अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है हमारे जीवन में महत्व रखता है। ठीक है, सब्जियों का राजा कहते हैं। और शिमला में जो है आलू आपका प्रसंस्करण केंद्र है। आलू का जो है आपका शोध किया जाता है वहाँ पर उच्च किस्म के बीज तैयार करने के लिए। तो वैसे ही इस बार जो है कहाँ बनाया जा रहा है, तो आपका उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के आपका सिंगना गांव में, है ना। और ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है, इसमें जो लागत लगेगी 120 करोड़ रुपए की लगेगी। इसके प्रमुख उद्देश्य है उच्च गुणवत्ता वाले जलवायु अनुकूल आलू बीजों की किस्म को तैयार करना, प्रसंस्करण योग्य बनाना, आलू की किस्मों में विकास करना, फूड प्रोसेसिंग उद्योग को लाभ होगा इससे, उन्नत खेती तकनीक और कटाई के बाद प्रबंधन प्रशिक्षण देने की किसानों की आय बढ़ेगी। मतलब मेरे प्रिय साथियों, कहीं ना कहीं आलू के मतलब उत्पादन में वृद्धि के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, आलू से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका नाम है सोलानम टुबेरसम, है ना, टुबेरोसम इसका वैज्ञानिक नाम है। उद्गम स्थान है दक्षिण अमेरिका का एंडीज क्षेत्र, यहां से आया था। 17वीं शताब्दी में पुर्तगाली भारत में आलू लेके आए थे। सब्जियों का राजा कहा जाता है। भारत की स्थिति चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक है। भारत में सिर्फ आलू उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार। और पश्चिम बंगाल में जो है सबसे ज्यादा 29.9 मीट्रिक टन आलू उत्पादित किया जाता है। कृषि एवं कल्याण मंत्रालय 1947 में बन चुका था। नई दिल्ली में मुख्यालय है। शिवराज सिंह चौहान इसके कैबिनेट मंत्री हैं। ठीक है, चलो अब देखें भारत में आलू अनुसंधान संस्थान, जो कि मैं जो बताया था कि 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। शिमला हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है। ठीक है, कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 1949 में पटना बिहार में भी इसकी एक स्थापना की गई थी, लेकिन इसे बाद में शिमला शिफ्ट कर दिया गया। यह भारत आलू प्रमुख अनुसंधान केंद्र है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र जो है 1971 में बना। ठीक है, और पौष्टिक और आहार के दृष्टिकोण से आलू अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। ठीक है, चले आगे। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा। विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों का 23वां संस्करण वर्ष 2029 में भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो कहां किया जाएगा भाई? तो गुजरात में किया जाएगा। ठीक है, कहां किया जाएगा? गुजरात में किया जाएगा। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स, ठीक है, WPFG। अब समझना है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ पुलिस, मतलब जो पुलिस के क्षेत्र में काम करते हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जो अग्निशमन के क्षेत्र में फायर ब्रिगेड में काम करते हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में इसका आयोजन कराया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी ने सोशल मीडिया में इसकी जानकारी दी है। 2025 में जो होगा 21वां संस्करण, वो बर्मिंघम अमेरिका में होगा। 2022 में 22वां संस्करण जो है 2027 में होगा पर्थ ऑस्ट्रेलिया में, और 23वां संस्करण 2029 में अहमदाबाद में होगा। ठीक है, अगर हम देखें तो ज़्यादातर इसमें जो है आपका फायर ब्रिगेड के लोग रहते हैं और पुलिसकर्मी भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 1985 से इसकी स्थापना हुई है। बर्मिंघम अमेरिका में इसका मुख्यालय है। क्लियर, चले आगे। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा। हाल ही में शतरंज को जमीनी स्तर पर बढ़ावा देने के लिए किस संगठन ने टॉप नेशनल प्लेयर्स स्टाइपेंड स्कीम की शुरुआत की है? तो किसने की है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा भारतीय खेल प्राधिकरण, अखिल भारतीय शतरंज महासंघ। तो अखिल भारतीय शतरंज महासंघ इसका आंसर हो जाएगा। अब ये क्यों किया जा रहा है टॉप नेशनल प्लेयर्स स्टाइपेंड स्कीम, जिसमें आर्थिक रूप से जो खिलाड़ी, क्या होता है मेरे प्रिय साथियों, खेल में अगर आप रहे होगे या खेल से संबंधित आप जुड़े होगे तो उससे आपको समझ में आएगा कि व्यक्ति जो है वो फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से खेल को छोड़ देता है। अधिकतर, मैं भी खेल में रहा हूं, मैं तो फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से नहीं बल्कि इंजरी की वजह से छोड़ा था खेल खेलना। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते हैं, उनको फाइनेंस का सपोर्ट नहीं मिल पाता, इस वजह से वो अपने गेम को छोड़ देते हैं। तो ये सारी चीज़ों गतिविधियों को जो है दूर करने के लिए, युवा खिलाड़ियों की आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए ये कार्य किया जा रहा है, जिसमें अंडर 7 से अंडर 19 युवा वर्ग के प्रतिभाशाली शतरंज खिलाड़ियों को सीधी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी
खिलाड़ियों को आगे बढ़ाया जाएगा, प्रशिक्षण प्रतियोगिता तैयारी में पैसों की दिक्कत को खत्म करना, अंतर्राष्ट्रीय मंच के लिए मजबूत नींव तैयार करना मुख्य उद्देश्य है इसका। अब ये ऐसा क्यों हुआ है, तो आप जान सकते हैं कि आर प्रज्ञानंद और डी कुकेश जी ने जो है हाल ही में जोरदार और शानदार प्रदर्शन किया है। और कोविड-19 में chess.com, चेस बेस इंडिया, ये सब जो इतने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इसमें भी जो है लोगों ने काफ़ी पार्टिसिपेशन किया है, जिससे कि इसकी मतलब कहा जा सकता है महत्वता को पहचाना जा सकता है। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ 1951 में बना है, फीडे के अंतर्गत आता है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अंतर्गत एशियाई शतरंज संघ इसका संबंध रखता है, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नितिन नारंग इसके वर्तमान के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अब बोलो मैं स्पीड क्यों लेता हूं क्लास अभी, तो मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा यहाँ लाइट का इशू चल रहा है हमारे यहाँ, तो इसी वजह से थोड़ा सा क्लास अभी स्पीड चल रही है। लेकिन जैसे ही सॉल्व हो जाता है, हमारा ऑफलाइन के सेंटर भी बन रहा है। ऑफलाइन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। जो एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ प्रॉपर सभी सब्जेक्ट्स के अलग अलग टीचर्स मिलेंगे, तैयारी करेंगे हम लोग और गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो हम जो है जिस मोड में है वो ये है कि आपका करंट अफेयर रुकेगा नहीं और उस समय भी नहीं रुकेगा जब ऑफलाइन भी आएगा। तो ठीक है, चलो, भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो कहाँ है भारत का पहला तितली अभ्यारण्य, तो अरलम केरल में अगर आप बात करो तो यहाँ एक राष्ट्रीय उद्यान है। क्या नाम है इस राष्ट्रीय उद्यान का, तो इस राष्ट्रीय उद्यान का आपका है नाम अरलम राष्ट्रीय उद्यान नहीं, वन्यजीव अभ्यारण्य है। क्षमा चाहूंगा, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य में अंतर होता है। तो अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य में तितलियां बहुत ज़्यादा यहाँ पर तादाद में पाई जाती हैं और अलग अलग किस्म की जो है तितलियां यहाँ मिलती है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं 266 से अधिक प्रजातियां यहाँ मिलती हैं। तो इनके संरक्षण के लिए, इनके संवर्धन के लिए, इनकी बेहतरी के लिए, इनके उत्थान के लिए, इनकी फीडिंग के लिए, ये सभी चीज़ों की व्यवस्था के लिए केरल राज्य वन्यजीव बोर्ड के द्वारा इसे पहले तितली अभ्यारण्य के रूप में घोषित कर दिया गया है, जो कि संरक्षित आवास होगा। तितली और प्राकृतिक आवास में संरक्षित और पुनर्स्थापित करने के लिए जीवन चक्र को सुनिश्चित किया जाएगा, बेहतर किया जाएगा। समझ रहे हैं? ठीक है, और 266 प्रकार की जो तितलियां हैं वो मुख्य रूप से जो है आपका पूरे तितली विविधता का 80% है। तो सोच लो कि यहाँ तितलियां कितनी पाई जाती हैं। प्रश्न यहाँ पूछने वाला जो है कि भारत का पहला आपका तितली अभ्यारण्य कौन सा है, तो अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य को पहले तितली अभ्यारण्य के रूप में घोषित कर दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं हम केरल में। तो केरल के स्टैटिक पोर्शन में हमें बहुत सारे त्यौहार, बहुत सारे नृत्य देखने को मिलेंगे, जैसे कि त्यौहार ओणम है, विशु है, त्रिशूर पूरम है, अट्टुल पोंगाला है। ये सभी जो है केरल के मुख्य त्यौहार है मेरे प्रिय साथियों, याद रखिएगा। ओणम, वसु, त्रिशूर पूरम, अट्टुल पोंगाला ये प्रमुख त्यौहार है केरल के। ओणम यह केरल के सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार के अंतर्गत आता है। फसल का उत्सव मनाया जाता है, 10 दिन तक मनाया जाता है। विशु जो है यह मलयालम नव वर्ष है, ये पता होना चाहिए। केरल के मुख्य नृत्य कथकली शास्त्रीय नृत्य है, पौराणिक कथाओं पर और महाकाव्यों पर आधारित है। कथकली देखे होगे आप। मोहिनी अट्टनम, ठीक है, मोहिनी अट्टम एक शास्त्रीय नृत्य है जो सुंदरता और लालित्य के लिए जाना जाता है। कुथियोट्टम एक लोक नृत्य है। कोकोट्टिकाला ये जो है लोक नृत्य है ना। वैसे ही तिरुवथिरा यह एक लोक नृत्य है। ठीक है, ओणम और अन्य त्योहारों के दौरान महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और थिरियट्टम यह एक लोक नृत्य है जो उत्तरी केरल में प्रसिद्ध है। तो ये प्रमुख नृत्य और त्योहार जहां से सीधा सीधा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ओणम से पूछा जाता है, विशु से पूछा जाता है, कथकली, मोहिनीअट्टम, किथियोट्टम, ये सभी चीजों को याद रखना है। ठीक है, अट्टम जहां दिखाई देगा वहां पर आप इसे लगा सकते हैं अपने भरोसे पर कि केरल में मनाया जाता है। इफ्को ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय नैनो उर्वरक संयंत्र किस देश में स्थापित करने की जो है आपका घोषणा करी है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इफ्को। ठीक है, तो कहाँ किया है? तो इसे किया गया है ब्राजील में। कहाँ? ब्राजील में जो है अपना क्या किया है, इस उर्वरक संयंत्र की स्थापना करने की घोषणा की है। उर्वरक तो आप जानते होंगे कि जो हमारी खेती की मिट्टी है उसमें पोषक तत्व की कमी हो जाती है, तो उस पोषक तत्व की पूर्ति करने के लिए इसे उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि केनिया में क्यों। तो केनिया में इसलिए कि केनिया बोलता हूँ भाई, बार बार केनिया निकल रहा है। ब्राजील, तो ब्राजील भी जो है वो कृषि प्रधानता के रूप में जाना जाता है और ब्राजील में अंतरराष्ट्रीय नैनो उर्वरक का संयंत्र की स्थापना की जाएगी और वहां पर कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा। तो इफ्को के द्वारा ये किया जा रहा है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड के द्वारा। 1967 में
जो है इसकी स्थापना हुई है, नई दिल्ली में मुख्यालय है। 19% और भारत में यूरिया के 19% और जटिल उर्वरकों के 31% बाजार की हिस्सेदारी इसी की ही है, इफ्को की। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आप लोग भी खेती किसानी करते होंगे तो उर्वरक की उपयोगिता होती होगी। अंतर्राष्ट्रीय बधिर दृष्टिहीनता दिवस 27 जून को मनाया जाता है। स्वर्ण पदक जीता है 64वें ओस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइक 2025 में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने। राजस्थान में आयोजित कराया जा रहा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का 5वें संस्करण का। ईस्ट कोस्ट रेलवे ने ये आपका ई कोर यात्रा मोबाइल ऐप जारी किया है, अभी जगन्नाथ यात्रा में आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना के अधिकारी हैं जो कि 25 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में जो है जाने वाले पहले भारतीय बन जाएंगे। विद्या शक्ति कार्यक्रम शिक्षा राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है, आंध्र प्रदेश के द्वारा। ठीक है, उसके बाद है हाल ही में नासा के इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, तो हमारा सत्र यहाँ कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।